अस्सलाम वालेकुम प्रोफेशनल्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अच्छा, आज का हमारा एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, वो है दो स्टैंडर्ड्स का कॉम्बिनेशन। यानी कि IS-23 बोरोइंग कॉस्ट और IS-21 एक्सचेंज गेन लॉस का जो स्टैंडर्ड है। तो टॉपिक का नाम ये है कि बोरोइंग कॉस्ट के ऊपर एक्सचेंज गेन या लॉस का क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, यानी आपने एक डॉलर्स के अंदर कर्जा लिया है, उसने आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। वो सब्जेक्ट टू IS-23, जो भी इसकी कंडीशंस है, क्वालिफाइंग एसिड और वट, उसके अकॉर्डिंग उसने कैपिटलाइज होना है। वो तो ठीक है, लेकिन अगर वो कर्जा डॉलर्स में है तो और हमारी करेंसी डी वैल्यू हो रही है, यानी 100 की जगह आपने उसको 200 पे करना है, हमारी करेंसी बहुत ज्यादा डी वैल्यू हो गई है। तो वो पर्टिकुलर एक्सचेंज लॉस का एलिमेंट क्या सारे का सारा कैपिटलाइज कर देना है, ठीक है, या आधा कैपिटलाइज करना है, आधा नहीं करना है, या किस हद तक कैपिटलाइज करना है, ठीक है, और क्या कंडीशंस हैं। तो आइए उसके बारे में देखते हैं कि क्या हम सारे का सारा एक्सचेंज लॉस कैपिटलाइज कर सकते हैं या नहीं। अगर नहीं कर सकते तो किस हद तक कर सकते हैं। और लेट्स सपोज अगर ऑपोजिट हो जाए, हमारी करेंसी मजबूत हो जाए, ठीक है, स्ट्रेंथन हो जाए, तो क्या आप बोरिंग कॉस्ट में से हम वो जो फायदा हुआ है वो माइनस करा सकते हैं? नहीं, ठीक है, ये 3 से 4 किस्म के सिनेरियोज हमें मैक्सिमम आ सकते हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट ईच वन बाय वन। तो वेल, IS-23 में ये बात लिखी है कि यार एक्सचेंज डिफरेंसेस जो भी फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स के ऊपर आते हैं, वो भी कैपिटलाइज हो सकते हैं टू द एक्सटेंट दे आर रिगार्डेड एज एन एडजस्टमेंट टू द इंटरेस्ट कॉस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट कॉस्ट के ऊपर जितनी भी एडजस्टमेंट है, जिस हद तक हो सकती है, ठीक है, वहां तक आप कैपिटलाइज कर सकते हो। उससे ऊपर जो है वो सारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो आइए इस बात को समझने के लिए मैंने दो सिनेरियोज में इस पूरे उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्या ये क्या टू द एक्सटेंट, क्या है वो एक्सटेंट है कि जिस हद तक हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं कर सकते। ठीक है, या दिस इज लोअर लिमिट, क्या वो एक लोअर लिमिट है जिस हद तक हम माइनस करा सकते हैं फायदा, उससे नीचे नहीं करा सकते। तो लेट्स डिस्कस पहला सिनेरियो। पहला सिनेरियो हमारा ये है कि यार सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि IS-23 डज नॉट परमिट एन अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर एक्सपेंसिंग ऑल बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, कोई भी कंपनी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बना सकती कि यार हम जितनी भी बोरोइंग कॉस्ट है ना, हम इस चक्कर में पड़ते नहीं है कि यार उसको पहले कैपिटलाइज करें फिर उसको अमोर्टाइज या डेप्रिशिएट करें। ऐसा करेंगे नहीं, हम डायरेक्ट उसको एक्सपेंस करते हैं, तो स्टैंडर्ड का नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, IS-8 में ये बात लिखी है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर सिनेरियो के ऊपर स्टैंडर्ड साइलेंट है, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि अपनी एक पॉलिसी बना सकते हैं जो कि अकाउंटिंग की बुनियादी असूलों से कॉन्ट्राडिक्ट ना करती हो, तो वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें तो पूरा एक्सटेंडेड IS-23 के यार जो भी क्वालिफाइंग एसिड पे बोरिंग कॉस्ट आएगी वो अपने एक लिमिट तक या सब्जेक्ट टू कंडीशंस कैपिटलाइज करनी है। तो कोई ऐसी पॉलिसी एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको हमेशा कैपिटलाइज ही करना है, लेकिन किस हद तक करना है इसके बारे में गाइडेंस स्टैंडर्ड के अंदर दी गई है। तो पहला सिनेरियो, एक्सचेंज डिफरेंसेस दैट इंक्रीजेस बोरिंग कॉस्ट, यानी आपकी बोरिंग कॉस्ट को बढ़ा दे। तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा ना कि अगर या तो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाता है तब आपकी बोरिंग कॉस्ट बढ़ेगी। दूसरा ये ज्यूम करते हैं कि इंटरेस्ट रेट फिक्स है, आपकी करेंसी डी वैल्यू हो रही है। आपने पहले 100 रुपए का डॉलर था, आप 200 का डॉलर हो गया, ठीक है, तो आपने देना उसको $1 वापस है, लेकिन पहले 100 रुपए का डॉलर लेके देना था वापस, आप 200 का लेके, तो आपको 100 का करेंसी का नुकसान आया। तो क्या वो कैपिटलाइज होगा या नहीं, ये सिनेरियो डिस्कस करते हैं। तो एक छोटी सी एग्जांपल है कि कंपनी ने क्या किया, उसको $100 मिलियन का कर्जा चाहिए था, $100 मिलियन। ठीक है, कंपनी ने किया क्या, $100 मिलियन का लोन ले लिया। और जिस दिन पे उसने लोन लिया, क्या था वो डेट, 1 जनवरी, तो मतलब साल के पहले दिन $100 मिलियन का कर्जा ले लिया। ठीक है, उस दिन PKR टू डॉलर एक्सचेंज रेट क्या था जी, ₹25 पर डॉलर पे, यानी कि ₹25 का था $1। ओके, और आपको इंटरेस्ट रेट किस पे मिला, 6% फिक्स पे, यानी कि फिक्स्ड आपको 6% पे उन्होंने कर्जा दिया कि यार साल का 6% आपने हमें इंटरेस्ट पे करना है। ओके, अगर हम उस दिन डॉलर में कर्जा ना लेते और पाकिस्तानी किसी बैंक से जाके PKR में कर्जा ले लेते, तो हमें कितने का पड़ता, 12% पर एनम, यानी कि 12% पे हमें कर्जा मिल जाता। ठीक है, तो इससे ये बात क्या प्रूफ हुई, एक बात, क्या पाकिस्तानी रुपीज में कर्जा महंगा मिल रहा है 12% पे, जबकि डॉलर्स में कर्जा या अमेरिका में कर्जा सस्ता मिल रहा है 6% पे। तो इससे एक थेरी है परचेजिंग पैरिटी की, पावर पैरिटी की थेरी है,
क्या जिस भी कंट्री में इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा उस कंट्री की करेंसी ऑटोमेटिकली डीवैल्यूएशन होती जाएगी। ठीक है, तो अब हमें आगे जाके पता चल जाएगा यार कि पाकिस्तान में उससे डबल है, अमेरिका से डबल इंटरेस्ट रेट है, तो मतलब हमारी करेंसी जब ऑलमोस्ट डबल से फॉल कर जाएगी। ठीक है, फ्यूचर में अभी 25 का डॉलर है, तो हो सकता है फ्यूचर में 50 या इसके राउंड अबाउट डॉलर होगा। क्यों? क्योंकि या तो इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट जिस मुल्क में ज्यादा है उसकी करेंसी डीवैल्यू होती है। ठीक है, बहरल बैक टू अवर पॉइंट, एवरेज इंटरेस्ट एक्सचेंज रेट क्या है? 36 का पहुंच गया जी। एवरेज, एवरेज मतलब पूरे साल का। साल के पहले दिन हमने लोन लिया, साल के आखिरी दिन हमने अब उसको रीपे करना है, जो भी उसका इंटरेस्ट की अमाउंट है। तो पूरा साल ही वो तकरीबन एवरेज रेट यूज करेंगे हम। ठीक है, वो एवरेज रेट को यूज करेंगे, आगे आप डिस्कस करते हैं। और क्लोजिंग रेट क्या हुआ कि क्लोजिंग रेट हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी ये मॉनिटरी लाइबिलिटी है, लोन में हमने वापस करना है ना कर्जा, उसको इंटरेस्ट भी वापस करना है और इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल का भी कुछ पोर्शन उसको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मॉनेटरी लाइबिलिटीज होती है तो उसको हम हर बैलेंस शीट डेट के ऊपर रीवैल्यू करते हैं और गेन लॉस का इम्पैक्ट जो है वो लेते हैं। तो आप देखिए करेंसी कहाँ तक पहुंच गया? 47 का हो गया डॉलर। यानी कि पहले जब हमने लिया था तो 25 का था, अब 47, ऑलमोस्ट डबल हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट ज्यादा था। ओके, पहले आप ईयर एंड आया, हमने कहा यार कैलकुलेशन करो और बताओ हमें। अकाउंटेंट को हमने कहा यार बताओ कि यार कितना हमने कैपिटलाइज करना है बोरिंग कॉस्ट के अंदर और कितना एक्सपेंस आउट करना है। तो हमने किया क्या? हमने कहा यार 100 मिलियन का कर्जा था, 100 मिलियन डॉलर का, 100 मिलियन पे रेट क्या था? 6% डॉलर इंटरेस्ट था ना। 100 का 6% लिया तो 6 मिलियन डॉलर का इंटरेस्ट हमारे पास आया, 6 मिलियन डॉलर का। अब उसको पीकेआर में किस रेट पे कन्वर्ट करें? तो स्टैंडर्ड ने कहा यार उसी रेट पर कन्वर्ट करो जिस रेट पर वो खर्चा हुआ है, जिस दिन वो खर्चा हुआ है। ठीक है, जिस दिन वो खर्चा हुआ है उसी दिन का रेट यूज करो। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट है ना, हर दिन एक एक दिन का इंटरेस्ट एक्रू होता गया है। ठीक है, हर दिन एक एक दिन का, तो यानी कि खर्चा भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट है। तो यानी हम क्या रेट यूज करें? एवरेज रेट, क्योंकि पूरे साल पे इंटरेस्ट फैला हुआ है। तो बोरोइंग कॉस्ट का जो एक्सचेंज रेट जो भी यूज करना है वो भी पूरे साल वाला यानी एवरेज रेट यूज करना है। तो हमने 6 मिलियन पे उसको ट्रांसलेट किया। एवरेज रेट क्या हमारे पास? 36 का। तो 36 पे 6 मल्टीप्लाई 36, तो 216 मिलियन रुपीज ये हमारा बोरोइंग कॉस्ट है, जो कि हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। 216 मिलियन। एन एंटिटी शुड कैपिटलाइज 216 मिलियन। यार ये एक्सचेंज गेन लॉस का उसके ऊपर इम्पैक्ट आ गया है। ठीक है, ये पूरे का पूरा 216 मिलियन कैपिटलाइज करे। लेकिन एक सवाल, क्या करेंसी का जो डिफरेंस एक्सचेंज लॉस जो भी आया है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट एलिमेंट पे आया है या प्रिंसिपल अमाउंट पे भी आना है ना? प्रिंसिपल भी तो हमने इवेंचुअली रीपे करना है, उसके ऊपर भी तो लॉस आया है। ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट तो नहीं देना, साथ में प्रिंसिपल भी वापस करना है। ओके, तो अब स्टैंडर्ड कहते हैं अच्छा ये बात है, तो फिर इन एडिशन एंटिटी में चूज, एंटिटी कोई ऐसी पॉलिसी बनाए, ठीक है, एक मैक्सिमम लिमिट डिफाइन कर सकती है कि यार इस हद तक का जो भी लॉस है ना वो मैं कैपिटलाइज करूंगी। इसमें अगेन सारे का सारा अलाउ नहीं है, एक लिमिट है। सारे का सारा अलाउ हो जाता तो फिर तो ये स्टैंडर्ड बनाने की ये जो मेरा लेक्चर है इसकी जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, इसमें यह कि एक लिमिट है। अब वो हमने लिमिट तलाश करनी है कि भाई किस हद तक प्रिंसिपल के ऊपर जो एक्सचेंज लॉस है वो आपने कैपिटलाइज कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं कर सकते। तो ये जानने के लिए हमने कहा अच्छा कंपनी क्या करती, डॉलर्स में कर्जा लेती ही ना, सीधा सीधा जाती पाकिस्तानी बैंक से कर्जा लेती और जो इंटरेस्ट उसको पे करती ना वो एक मैक्सिमम लिमिट डिफाइन हो जाती। यानी कि हम क्या करते, उसी दिन जाके पाकिस्तानी बैंक से कर्जा ले लेते। तो 100 मिलियन डॉलर हमें चाहिए था, उस दिन रेट क्या था? 25 का रेट था ना। 100 मिलियन डॉलर है, रेट क्या था? 25। तो 25 मल्टीप्लाई 100, 2500 2500, तो यानी कि पी के आर इक्विलेंट 2500 मिलियन का कर्जा ले लेती कंपनी। ठीक है, 2500 मिलियन। उस पे पाकिस्तानी बैंक उसको क्या रेट ऑफर कर रहा था? पाकिस्तान में क्या था उस वक्त रेट? 12%। तो 2500 इंटू 12%, तो ये कितना बन जाएगा? 300 मिलियन, यानी कि 300 मिलियन की अमाउंट। इतना कर्जा उसको वैसे ही पड़ जाता। अभी उसने क्या किया, एवरेज रेट पे 216, 216 और 300, 300 तक तो जा सकते हैं, यानी कि 300 तक हम जा सकते हैं। तो 300 मिलियन एक बड़ी अमाउंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कैप है, कैप। ठीक है, कि मैक्सिमम लिमिट है, इससे ऊपर हम
कैपिटलाइज नहीं कर सकते। और 216 मिलियन जो आया है वो लोअर लिमिट है, तो लोअर लिमिट फ्लोर कहते हैं, फ्लोर। ठीक है, क्या ये लिमिट आ गई हमारे पास 216 मिलियन, तो हम ऑलरेडी क्या किया, हमने कैपिटलाइज कर चुके हैं ना, तो अब 300 तक जा सकते हैं। तो 216 में से 300 का क्या डिफरेंशियल है, 84, यानी 84 का हम मजीद कैपिटलाइज कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारी स्टैंडर्ड हमें अलाउ नहीं करता। तो आइए देखते हैं कि हमारी प्रिंसिपल पे एक्सचेंज लॉस आया कितना है। प्रिंसिपल हमारा जी 100 मिलियन का लोन था, उस दिन पर जब जिस दिन लिया था तो 25 था, तो 2500। अब 100 मिलियन का ही कर्जा है लेकिन रेट 47 है, तो 47 इंटू 100, 4700, यानी 2500 की जगह अब हमें 4700 देना पड़ रहा है, 4700। क्यों? क्योंकि 2200 का एक्सचेंज लॉस हो गया, हमारी करेंसी आधी से ज्यादा गिर चुकी है। ठीक है, तो 2200 मिलियन का क्या आया हमारे पास, फॉरेन एक्सचेंज लॉस, 2200 मिलियन रुपीस का नुकसान, करेंसी डीवैल्यूएशन। तो अब हमने कहा यार 2200 उठाओ और सारा चुप करके इसको कैपिटलाइज कर दो। बोरोइंग कॉस्ट ही है ना, एसिड बनाने के लिए हमने क्वालिफाइंग एसिड के लिए लिया है, तो इसको कैपिटलाइज करते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड ने कहा नहीं, बल्कि यू हैव ऑलरेडी डिफाइंड द लिमिट, कि उस लिमिट तक कर सकते हैं। तो वो लिमिट हमने क्या डिफाइन की थी, ये ऊपर 300 मिलियन, ऐसा है कि नहीं, 300 डिफाइन की थी ना। 216 तो हम पहले ऑलरेडी कैपिटलाइज कर चुके हैं, ये 216 मिलियन हम ऑलरेडी कैपिटलाइज कर चुके हैं, 216 ऑलरेडी कैपिटलाइज कर चुके हैं। 300 की हमारे पास लिमिट है, तो यानी 216 से 300 यानी 84, यानी कि ये जो आपका कर्जा हुआ है नुकसान हुआ है ना 2200 का, ये पूरा 2200 अलाउ नहीं है, 2200 में से सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 84, 84 का आप मजीद बोरिंग कॉस्ट में कैपिटलाइज कर सकते हैं। बाकी 2116 ये जो है 2200 का नुकसान हुआ, 2200 में से 84 की गुंजाइश मजीद है, तो बाकी 2116 यो 2116 ये आपने उसको क्या करना है, हमेशा एक्सपेंस आउट कर देना है। आपने जो मैक्सिमम बोरिंग कॉस्ट में कैपिटलाइज कर सकते हैं वो 300 मिलियन तक है। ठीक है, ये जो हमने लिमिट निकाली थी, 300 में से 216 पहले का था, 84 का मजीद आपने कैपिटलाइज कर दिया। बाकी जो उससे ऊपर बचा सारे का सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने क्या कर देना है, एक्सपेंस आउट कर देना है, कैपिटलाइज नहीं करना। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। 84 का जो डिफरेंस है वो आप कर सकते हैं मजीद, क्या, फॉरेन एक्सचेंज लॉसेज ऑन प्रिंसिपल एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, कि प्रिंसिपल पे इतना आपको एलिजिबल है कैपिटलाइज करने के लिए। द रिमेनिंग 2116 वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, वो आपको अलाउ नहीं है। तो ये देखें, एक लिमिट हमने डिफाइन किया। उसका ऑपोजिट अगर वो कह रहे हैं कि यार लेट्स सपोज हमारी करेंसी मजबूत हो जाती, स्ट्रेंथन हो जाती, तो हम क्या करते हैं। ठीक है, अगर नुकसान हो रहा है तो हम कोशिश करें कि यार बोरिंग कॉस्ट का पार्ट बना दें, लेकिन स्टैंडर्ड अलाउ नहीं कर रहे, एक लिमिट डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर हमें फायदा हो जाए तो हमारी कोशिश ये होगी ना यार, बोरिंग कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं, हमारा इनकम ही है, फायदा है। लेकिन इसमें भी स्टैंडर्ड ने एक लिमिट डिफाइन की है। तो आइए नेक्स्ट सिनेरियो पे देखते हैं कि यार स्टैंडर्ड ने क्या लिमिट डिफाइन किया। अब क्या है, एक्सचेंज डिफरेंसेस दैट डिक्रीजेस बोरिंग कॉस्ट। ऐसा एक्सचेंज डिफरेंस जो बोरिंग कॉस्ट कम कर दे हमारी, यानी कि हमारी अल्लाह करे हमारी करेंसी मजबूत हो जाए डॉलर के अगेंस्ट। ठीक है, तो अब हमें कम पैसे पे करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि डॉलर हमें सस्ता मिलेगा, हमारी करेंसी मजबूत हो जाएगी। सेम सिनेरियो है, 100 मिलियन का कर्जा था, इस डेट को चाहिए था, ये पहले दिन का रेट था। अब ये देखें पाकिस्तान में हालात बेहतर है कि यार कर्जा मिलता जुलता ही रेट है, 6 और 8%, इतना फर्क नहीं है। ठीक है, और हमने पहला एवरेज रेट वही यूज किया है, 36 ही है। जिस दिन कर्जा लिया उस दिन 25 है। हाँ, ईयर एंड पे हमें फायदा हुआ कि भाई 22 रुपए का हो गया डॉलर, कुछ ऐसा हुआ कि 22 का डॉलर हो गया। तो अब हमें, कर्जा जब लिया था तो 25 का था डॉलर, अब 22 हो गया, यानी हमें 3 रुपए पर डॉलर की बचत होगी। तो क्या उस बचत का क्या करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो वही काम है, हमने डॉलर में कर्जा लिया है तो उस पर इंटरेस्ट रेट निकालना है। तो डॉलर कितना, 100 मिलियन का कर्जा इंटू 6%, यानी कि 6 मिलियन डॉलर का इंटरेस्ट है। और किस रेट पे कन्वर्ट करना है, जिस रेट पे वो खर्चा हुआ है, इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकर हुआ है। तो एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस तो इवनली इनकर हुआ है ना पूरे साल के ऊपर, तो रेट का यूज करेंगे एवरेज रेट। तो 216 बन जाएगा 6 मिलियन इंटू एवरेज रेट क्या है, 36। तो 6 इंटू 36, 216 मिलियन हमारे पास आ गया। तो 216 मिलियन को हमने फौरन से क्या किया, बोरिंग कॉस्ट में कैपिटलाइज कर दिया। ठीक है, यहाँ तक भी तो पिछले सिनेरियो में भी सेम था।
216 सीधा सीधा कैपिटलाइज हुआ। अब ईयर एंड पे हमने क्या किया जी, एक्सचेंज क्या ये फायदा जो सा है, ये इंटरेस्ट के अलावा प्रिंसिपल भी होगा। हाँ, नुकसान अगर प्रिंसिपल पे अमाउंट पे हुआ था तो फायदा भी प्रिंसिपल अमाउंट पे हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि यार मैक्सिमम कितनी हम लिमिट तक उसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें वही बात है कि अगर वो बंदा डॉलर में जाता ही ना, सीधा सीधा पाकिस्तानी बैंक के पास जाता, पाकिस्तानी रुपीज में कर्जा लेता और क्या बैंक उसको रेट ऑफर करता तो उतनी अमाउंट निकाल ले आप, तो वो आपकी लिमिट निकलेगी। तो हमने कहा ठीक है जी, पहले दिन हम अगर पाकिस्तानी बैंक के पास जाते 100, और उस दिन डॉलर क्या था 25 का था, तो 2500 मिलियन हमें कर्जा दे देता, और रेट पाकिस्तान में चल रहा था भाई 8%, तो 2500 का 8% ले तो 200 मिलियन। ठीक है, पिछले सिनेरियो में क्या था, अमाउंट ज्यादा होगी थी, इसमें कम होगी है, तो ये कम, तो जो ज्यादा है वो क्या होगी, मैंने आपको क्या कहा था, कैप। क्या ये ज्यादा है, अच्छा ये एक लिमिट है, और लोअर की लिमिट क्या है, ये कम अमाउंट एक लोअर की लिमिट है, यानी 200 मिलियन से कम नहीं आ सकते और 216 से ज्यादा नहीं जा सकते। तो आप आइए देखते हैं कि हमने प्रिंसिपल, क्योंकि ये मॉनेटरी लाइबिलिटी है तो इसको ईयर एंड पे बैलेंस शीट डेट पे कन्वर्ट किया हमने। जब कन्वर्ट किया तो आ गया जी हमारे पास 2500 का कर्जा लिया था, उस वक्त 2500 बन गए थे ना, 25 का रेट था, अब 22 का रेट है तो 2200 बन गए, यानी 300 मिलियन डॉलर का फायदा हुआ बैठे बिठाए करेंसी की वजह से। तो हमने कहा अच्छा 300 का फायदा हुआ है, इनकम है, तो बोरिंग कॉस्ट हमारी इतनी लग रही है, उसमें से हम क्या करते हैं, इस फायदे को माइनस करा देते हैं, नेट ऑफ कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं कि यार ये तो हमें फायदा हुआ है। तो स्टैंडर्ड ने कहा भाई साहब, एक्सपेंस करते वक्त भी मैंने आपको लिमिट बताई थी, अब आपको एक्सपेंस करते वक्त भी एक इनकम बनाते वक्त भी एक लिमिट डिफाइन कर देता हूँ, ताकि उससे ज्यादा आप उसको माइनस ना कर सके। ठीक है, तो अपर लिमिट क्या थी हमारे पास, 216 मिलियन जो हमारी एक्चुअल इनकम हुई है। अब अगर पाकिस्तानी बैंक से लेता पाकिस्तानी रेट पे तो क्या होता 200, तो यानी 216 पे हम ऑलरेडी मौजूद हैं। ठीक है, वी आर एट 216, जाना कहाँ पे है 200, यानी कि 16 की सिर्फ 16 मिलियन रुपीस की एडजस्टमेंट आपको अलाउ है। ये जो आपका 300 मिलियन का हुआ है ना, ये सारे का सारा अलाउ नहीं होगा आपको माइनस करना, ठीक है, नेट ऑफ एडजस्ट करना, बल्कि सिर्फ 16 का, क्योंकि लिमिट के अंदर हमने खेलना है ना। अपर लिमिट 216 वहां तक तो हम है ही है, लोअर लिमिट क्या है 200, तो यानी 16 का जो भी गेन है आप वो बोरिंग कॉस्ट से माइनस कर सकते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा आपको प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम शो करानी पड़ेगी, बोरिंग कॉस्ट को आप कम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये देखें द डिफरेंस ऑफ 16 बिटवीन दिस अमाउंट, 16 को हम ये कह सकते हैं यार कैन बी ऑफसेट इन द बोरिंग कॉस्ट। क्या रहा, ये 16 जो सी है ना प्रिंसिपल पे जो गेन आया हमें, वो 16 जो सी है अलाउ कर सकते हैं हम। ठीक है, कैन बी ऑफसेट इन द बोरिंग, बोरिंग कॉस्ट में ऑफसेट कर सकते हैं कि यार बोरिंग कॉस्ट को माइनस करो। 16 से ज्यादा, क्योंकि 200 की लोअर लिमिट है, उससे ज्यादा आपको क्या करना है उसको प्रॉफिट एंड लॉस, यानी 300 में से 16 चला जाएगा तो 284, 284 का आपने क्या करना है उसको 284 की अदर इनकम शो करानी है, जो भी एक करेंसी एक्सचेंज गेन लॉस जो भी आपका आता है P&L में जाएगा। बोरिंग कॉस्ट के लिए अपर और लोअर लिमिट के दरमियान दरमियान ही सारा काम रहेगा। ठीक है, तो वेल इसको समराइज करते हैं कि बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती है सब्जेक्ट टू कंडीशंस इन IAS 23, फाइन। अगर फॉरेन करेंसी में हो तो फॉरेन करेंसी वाली भी इंटरेस्ट पे जो आता है अमाउंट, वो बोरिंग कॉस्ट का पार्ट बनती है, लेकिन एक लिमिट डिफाइन होती है। ठीक है, अपर और लोअर लिमिट। ठीक है, और अपर और लोअर लिमिट क्या है दोनों हमने एक्सप्लेन कर दिए। अपर लिमिट से ऊपर नहीं जा सकता, लोअर लिमिट से नीचे नहीं आ सकता। जो भी इससे इन लिमिट से ऊपर या नीचे का डिफरेंस है वो P&L में जाएगा, इन लिमिट्स के दरमियान वाला डिफरेंस जितना भी आएगा वो कैपिटलाइज हो जाएगा बोरिंग कॉस्ट के अंदर। सो वेल दैट वाज आवर टुडेज टॉपिक। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल सिनेरियो है जो कि रूटीन में ऑब्वियसली इस तरह नहीं आ सकता, लेकिन एक डिफरेंट सिनेरियो था तो आई थॉट कि आपके साथ शेयर किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग फॉर दी मोर इंटरेस्टिंग सिनेरियोस, थैंक्स।